नमस्कार। तो आज के सेशन में हम प्राइवेट स्कूल को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने निजी स्कूल और सरकारी स्कूल और इसके साथ साथ में हम सैनिक स्कूल ऑलरेडी देख चुके हैं। ये बता दूं, समकालीन भारत में शिक्षा जो कि बीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे सेकंड पेपर है और उसी के अंतर्गत हमने यूनिट दूसरा के अंतर्गत हम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि बीएलएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएलएड करें या फिर बरेली से करें या फिर दिल्ली से करें तो सभी के लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी। या फिर आप टीचिंग से संबंधित कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो अगर आपका सब्जेक्ट या फिर सिलेबस इससे मैच करता है तो आपके लिए डेफिनेटली ये सहायक होगा, क्योंकि ये टीचर के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है टीचिंग कोर्स के लिए। तो ये देख लेते हैं एक बार कि निजी स्कूल एक निजी संगठन या एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित एक स्कूल है। निजी स्कूल में अधिक सुविधाएं, बेहतर उपकरण और भवन होते हैं, लेकिन सरकार के स्कूलों की तुलना में अधिक बोझ है। निजी स्कूल में फीस संरचना भी उच्च होती है। निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम और खेल का समय संरक्षित है। दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य विकासशील देशों में निजी विद्यालय पूर्व नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में बेहतर होता है। यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो निजी विद्यालय होते हैं उनकी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी होती हैं। उनकी जो खेलने की टाइम टेबल यहाँ पे डिसाइड किया गया एक फिक्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो बताया गया है कि जो क्षेत्र होता है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, विद्यालय का प्रांगण आप देख सकते हैं, तो प्रांगण भी काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे संगठित होता है। तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, जो शिक्षाएं होती है, जो शिक्षाएं दी जाती है वो भी काफ़ी वेल मेंटेन दी जाती है, ताकि बच्चों में क्या होता है, इसी की वजह से जो होता है कई बार क्या हम करते हैं कि सरकारी स्कूलों की बजाय हम निजी स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य विकासशील देशों में निजी विद्यालय पूर्व नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये सर्वे निकाला गया जिसके आधार पर बनाया गया है कि नर्सरी और पूर्व नर्सरी कक्षाएँ जो है वो सरकारी की तुलना में बेहतर होती हैं, क्योंकि वे छोटे बच्चों के लिए गुणवत्ता के साथ साथ उच्च गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। निजी स्कूलों में व्यापक विविधता होती है, क्योंकि उनके पास धन के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इनके पास धन के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं होता, जितना भी धन चाहिए खर्च कर सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक राजधानी में कक्षा 5 तक स्कूल खोलने के 20 लाख रुपए तक की ज़रूरत होती है। यदि स्कूल 8वीं तक खोलना है तो यह राशि 40 लाख तक पहुंच सकती है और 10वीं के लिए यही राशि 1 करोड़ हो जाती है और 12वीं कक्षा तक के लिए यह 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक हो जाती है। यदि आपको 12वीं तक स्कूल खोलना है तो आपका बजट जो है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में होना चाहिए। परंतु विद्यालय के लिए इसमें ज़मीन की कीमत शामिल नहीं किया गया है, यानी ज़मीन की कीमत को छोड़कर इसको बताया गया है कि इतना पैसा आप अगर खोलना चाहते तो इतना पैसा कम से कम आपको लगेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि स्कूल खोलने के लिए वास्तव में कितने सर्टिफिकेट व अनुमतियाँ आवश्यकता होती है। यह स्थिति केवल दिल्ली की ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में है। अकेले दिल्ली में ही 5,500 से ज़्यादा सरकारी व निजी स्कूल है, लेकिन इसके बावजूद करीब लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा होता है और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि न जाने कितनी सर्टिफिकेट आपको बनवानी पड़ती है कि विद्यालय आपका कौन से क्षेत्र में है, जो आपका विद्यालय का भवन है वो भूकंप रोधी है कि नहीं है, कितने क्षेत्र में बनाया गया है, आपके जो इस कॉलेज में वो कितने शिक्षक हैं, शिक्षकों की जो पात्रता है, शिक्षकों ने कितनी पढ़ाई की है, उनकी डिग्री, तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट के तौर पर मांगी जाती है। तो ये अनुमतियाँ भी डिसाइड अभी नहीं की गई हैं। निजी स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले एक सोसाइटी रजिस्टर करनी पड़ती है, फिर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, सीबीएसई से संबद्धता प्रमाण पत्र, ज़मीन की खरीद का उचित हलफनामा, भवन योजना की एमसीडी या डीडीए से मंजूरी और एमसीडी से भवन का फिटनेस और प्रमाण पत्र, साथ ही साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और दिल्ली जल बोर्ड से पानी जांच रिपोर्ट, साथ ही साथ में बैंक से नो लोन सर्टिफिकेट, यानी आपने कोई लोन नहीं दिया है,
और साथ ही साथ में ODA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ ही में शिक्षा विभाग से मंजूर प्रबंध स्कीम, ज़मीन मालिक से ज़मीन का प्रमाण पत्र यदि ज़मीन किराए पर हो, और मान्यता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 15 दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे तमाम प्रकार के दस्तावेजों के यहाँ पे संकलन बताया गया है। अगर आप एक निजी विद्यालय फिर विद्यालय खोलना चाह रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में एक निश्चित धनराशि जितने तक आप विद्यालय खोलना चाहते हैं वो ज़रूरी होती है। अब शिक्षा विभाग ने राजधानी में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम से चलाया जाए ताकि न केवल राजधानी में गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की संख्या बढ़े बल्कि इनमें होने वाला भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। सिंगल विंडो से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो कई बार क्या होता है कि हम जो है तमाम प्रकार के सर्टिफिकेट जब अनिवार्य होते हैं तो उसमें धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाएगी। या फिर अगर हम इसी को सिंगल विंडो या फिर कह लिया जाए कि ऑनलाइन कर दें तो सारी चीज़ जो है ऑनलाइन होगी, तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को सुविधाएं भी होगी। जो परेशान होना पड़ता है, लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है, वो एक ही सिंगल विंडो पर हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों, अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को नई एवं पुरानी मान्यता के नवीनीकरण के लिए नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि मान्यता नियमों के अनुसार न्यूनतम मापदंडों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ में बात करते हैं निजी स्कूलों की विशेषताओं के बारे में। तो प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया तकनीकी उपकरण के माध्यम से दी जाती है, यानी बखूबी रूप से इसमें टेक्नोलॉजी की शिक्षाएं जो है वो दी जाती है। प्रत्येक महीने इनका मूल्यांकन होता है निजी विद्यालयों में। जैसे आप देखते भी होंगे कि अगर आप निजी विद्यालय में पढ़े होंगे तो वहाँ पे पेपर जो है, टेस्ट जो है हर बार लिए जाते थे, हर महीने में। साथ ही साथ में शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है और छात्रों की योग्यता का उचित समय पर मूल्यांकन होता है, जो कि सरकारी स्कूलों में कई बार ये कमियां इसको दिखाई जाती है। और साथ ही साथ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान हेतु प्रयोगशाला एवं नियम के अनुसार अभ्यास भी कराए जाते हैं। जबकि फीसें ज़्यादा होती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी का वो भरपूर मात्रा में प्रयोग भी किया जाता है। साथ ही साथ में मूलभूत सामग्री की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दी जाए तो छात्रों की संख्या में कमी नहीं रहेगी। निजी स्कूलों के लाभ की बात किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होती है निजी स्कूलों में। साथ ही साथ में शिक्षार्थियों में अनुशासन की भावना भी बढ़ जाती है। शिक्षा में उचित संसाधनों का प्रयोग होता है, नवीन तकनीकी का प्रयोग होता है, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। इसके साथ ही साथ में अध्यापकों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं और मेधावियों को उत्साहवर्धन होता है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है, शौचालय व स्वच्छ वातावरण का भी होना इसका एक महत्वपूर्ण गुण के अंतर्गत आते हैं। खेल कूद के लिए साधनों की व्यवस्था होती है, पंखे व बिजली की व्यवस्था होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो कि निजी विद्यालय के एक महत्वपूर्ण गुण के अंतर्गत जोड़ा जाता है। वहीं अगर दोष की बात किया जाए तो अध्यापकों का वेतन कम होना, जिससे अब अध्यापक का वेतन यदि कम, क्योंकि आप जब कंपेरिजन करेंगे तो डेफिनेटली पाएंगे कि आप सरकारी विद्यालय की तुलना में जो निजी विद्यालय के अध्यापक होते हैं वो कम वेतन पाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन भी होता है कि अध्यापक के मन में ये बातें भी आती हैं कि हमें जो है उतनी ही शिक्षा मैं दे करके उनसे कम वेतन पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट भी करती हैं। अधिक शुल्क के कारण निर्धन छात्र प्रवेश से वंचित हो जाते हैं निजी विद्यालय में, और शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम का अधिक होना होता है। सबसे दोषपूर्ण यहाँ पे बताया गया शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम का अधिक होना। निजी स्कूल खोलने की प्रक्रिया कठिन होती है और अध्यापकों पर अधिक कार्यभार होता है, जिससे वह अध्यापन कार्य में कई बार कमी भी देखी जा सकती है। छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक है, कई बार कई विद्यालय में आपने देखा भी होगा कि अगर आप उसमें विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो आपके माता पिता जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएट माता पिता को ही बेसिस पे। ठीक ना, आपने मूवी के माध्यम से भी कई देखा होगा कई चीज़ें। या फिर कई बार क्या होता है कि सिर्फ वो एक ही कैटेगरी के विद्यार्थियों को लेते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे
जो असमानता होती है वो दिखाई देती है। अभिभावकों पर अधिक बोझ होता है, ठीक है। निजी विद्यालय के दोष के अंतर्गत छात्रों को शारीरिक दंड देना यहाँ पे प्रमुख देखा गया है इसका दंड के अंतर्गत, और समय पर शुल्क न देने पर जुर्माना भरना, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाने की प्रयास किया गया है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। निजी विद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें थी यहाँ ने हम डिस्कशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, इसकी स्पीड दोगुनी करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।